हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर चैनल मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन पढ़ने वाले हैं। तो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। आगे के क्लास में हम लोग देखे थे कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल जाने थे। आज हम लोग रेस्पिरेशन और एक्सक्रिएशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जनरली हम लोग रेस्पिरेशन मतलब बोलते हैं कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, सांस लेना और सांस छोड़ना को रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ सांस लेना और छोड़ना को रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं। रेस्पिरेशन मतलब फूड से जब एनर्जी रिलीज होती है और वही एनर्जी सेल एक्टिविटीज़ को कैरी करने में हेल्प करता है, उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से, तो वही ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में पहुंचता है और बॉडी सेल्स में जो फूड ऑलरेडी प्रेजेंट है वही फूड ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करती है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे शरीर से ब्रीद आउट प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस को एक साथ बोला जाता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड्स करती है और यही एनर्जी को यूज़ करके हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो सेल्स अपना सारा एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और क्या करता है? हम लोगों को सरवाइव करने में या फिर अलाइव रखने में हेल्प करता है। देखिए, जनरल टर्म में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम लगता है, बट respiration doesn't only mean breathing, it also means cellular respiration. Breathing means inhale and exhale, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। और cellular respiration mean oxidation of food, मतलब फूड ब्रेक डाउन होके जो एनर्जी रिलीज करती है वो। अब देखते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो माइन्यूट डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग एक लाइफ प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन बायोकेमिकल प्रोसेस है, जहाँ पे क्या होता है? फूड ऑक्सीडेशन होता है। ब्रीदिंग जो है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है फ्रॉम एयर। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वही ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड ब्रेक डाउन होने के बाद उसी से एनर्जी रिलीज होता है। और क्या है जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग प्रोसेस में सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन है वहाँ पे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स में फूड ऑक्सीडाइज्ड होते हैं और एनर्जी रिलीज होता है। इसका नोट मैं आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए फॉर योर कन्वीनियंस। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का दो टाइप्स है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है। मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन हो सकता है, ऑक्सीजन के कमी में भी रेस्पिरेशन हो सकता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी तो रेस्पिरेशन होता ही है। जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट टाइप। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मस्ट, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो फूड है वो फूड ऑक्सीडाइज्ड होके एनर्जी रिलीज करती है और उसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज करती है। तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन।
ये कहाँ पे होता है? ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में जो सेल्स है उस सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है? अब समझ में आया एनर्जी कहाँ से आता है? यही एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एनर्जी यहीं पे प्रोड्यूस होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए उसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होता है, जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जो ग्लूकोज है मतलब फूड ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ब्रेक डाउन होके क्या फॉर्म करता है? पाइरूवेट। ये जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और पाइरूवेट जब ब्रेक डाउन होता है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और पाइरूवेट ब्रेक डाउन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जो कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब हम लोग देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में विदाउट ऑक्सीजन में भी रेस्पिरेशन कंटिन्यू होता है, या फिर बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो विदाउट ऑक्सीजन में होता है मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, वो रेस्पिरेशन ईस्ट जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। ईस्ट के बॉडी में क्या होता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके बॉडी में जो खाना होता है, ये खाना ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ प्रोड्यूस करता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रेस्पिरेशन को बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन एक और जगह पे होता है, हमारे बॉडी के अंदर मसल सेल्स में। हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तब क्या होता है? तब हमारे शरीर में बहुत एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में सेल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम लोग हांफते हैं। तो एट दैट टाइम द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी पे मसल सेल्स आर एबल टू कैरी द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसके साथ साथ एक और वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, एंड प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। दैट मीन्स हमारे शरीर में मसल्स के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। और ईस्ट के शरीर के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। हम लोगों ने देखा कि हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये एटीपी जनरेट्स कैसे होता है। हमारे शरीर में सेल के अंदर ऑलरेडी एडीपी प्रेजेंट रहता है। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जो कि एक लो एनर्जी कंटेन है। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडीपी से एटीपी बनता कैसे है? एडीपी जो है वो हमारे शरीर में प्रेजेंट फॉस्फेट के साथ कंबाइंड करके एटीपी फॉर्म करता है। किस तरह के फॉस्फेट? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे हम पीआई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एडीपी प्लस पीआई इक्वल्स टू एटीपी, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होके एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। और यही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एटीपी सेल के अंदर एज अ एनर्जी स्टोर होता है। ये एनर्जी कब ज़रूरत पड़ती है? जब हमारे शरीर में एनर्जी ज़रूरत होती है तब ये एटीपी ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करती है विद द हेल्प ऑफ वाटर। और यही एनर्जी डिफरेंट पर्पस में काम आता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स,
conduction of nerve impulses, synthesis of proteins and many other activities inside the cells. अब हम लोग प्लांट की जो रेस्पिरेशन है वो देखेंगे। प्लांट रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, प्लांट और एनिमल में रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्या है। तो देखिए, एनिमल में जैसे हम लोगों में रेस्पिरेशन करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नाक, नोज से हम लोग इनहेल और एक्सेल कर सकते हैं, और लंग्स भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्लांट्स बॉडी में ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स नहीं है जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो पाए। वो थ्रू आउट बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन कंडक्ट करता है। तो प्लांट में होल बॉडी, ऑल बॉडी पार्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, और एनिमल्स में पर्टिकुलर एक यूनिट होता है, एक सिंगल यूनिट होता है। प्लांट में जो ऑक्सीजन इनहेल किया जाता है वो थ्रू आउट द बॉडी सरफेस है, इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन हमारे शरीर में हम लोग नोज से इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जो कि लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स में से डिफ्यूज होके डिफरेंट बॉडी सेल्स में पहुंचता है। अगर मान लीजिए, इसीलिए क्या होता है कि ऑक्सीजन को लंग्स से टो तक पहुंचने में एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। मान लीजिए हमारे शरीर में अगर डिफ्यूशन प्रोसेस में ही ऑक्सीजन को ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता तो पता है आप लोगों को कितना टाइम लगता, 3 इयर्स टाइम लगता। लेकिन हमारे शरीर में ये डिफ्यूशन प्रोसेस से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थ्रू ब्लड। ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन क्या होता है, कैरी करके ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स में पहुंच जाता है। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स है वो क्विकली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और तुरंत एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। और लास्ट है, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसका रेट बहुत ही स्लो है, लेकिन अदर हैंड जो एनिमल्स में रेस्पिरेशन होता है उसका जो रेट है वो बहुत ही फास्ट होता है, मोर देन प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है, हम लोगों ने देखा कि थ्रू आउट बॉडी, मतलब बॉडी के कोई भी पार्ट से वो रेस्पिरेशन कर सकता है। वो पार्ट्स क्या क्या है, एक है रेस्पिरेशन इन रूट्स, मतलब वो लोग रूट्स से ऑक्सीजन को इजीली इनहेल कर सकते हैं। रूट्स के कौन से पार्ट से, रूट हेयर। रूट हेयर हेल्प टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल। नेक्स्ट है थ्रू स्टेम। प्लांट के स्टेम में बहुत टाइनी पोर्स रहते हैं, जिस पोर्स को बोला जाता है लेंटिसेल्स। इस लेंटिसेल्स के थ्रू दे कैन इजीली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। नेक्स्ट है लीव्स। लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट रहते हैं जो कि बहुत टाइनी पोर्स है, और यही पोर्स के थ्रू वो लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही एनवायरनमेंट से कलेक्ट करता है। हम लोगों को पता है कि वो लोग ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है फॉर फोटोसिंथेसिस, और एज वेल एज एट द सेम टाइम दे कैन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर फॉर द रेस्पिरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अमीबा है, अमीबा में रेस्पिरेशन होते हैं डिफ्यूशन के थ्रू। ये बॉडी सरफेस के थ्रू वाटर से ऑक्सीजन को कलेक्ट कर लेता है। आर्थवर्म में बॉडी स्किन जो है, ये स्किन से इजीली ऑक्सीजन को इनहेल करता है फ्रॉम द एयर। जो एक्वाटिक एनिमल्स है लाइक फिश, दे आर एबल टू कलेक्ट डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द वाटर थ्रू द गिल्स। वो गिल्स के थ्रू वाटर में जो डिजॉल्व हुआ ऑक्सीजन रहता है वो इजीली कलेक्ट कर लेता है और सरवाइव करता है पानी के अंदर ही। अब इंसेक्ट्स, यहाँ पे देखिए ग्रासहॉपर का पिक्चर दिया हुआ है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके बॉडी के साइड वॉल में देखिए इस तरह से बहुत टाइनी
पोर्स रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इस पोर्स को बोला जाता है स्पिरकल्स। स्पिरकल्स एक्ट्स एज अ नोज, मतलब हमारे नाक क्या करते हैं, हमारे नाक इनहेल और एक्सेल में काम करता है, एक्सेल करता है। सिमिलर स्पिरकल्स भी एक्सेल और इनहेल का काम करता है, और यही एयर वो भेजता है ट्राकिया में, जिसे बोलते हैं विंड पाइप। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरह की रेस्पिरेशन होता है, डिफरेंट प्रोसेस में रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। हम लोगों ने पहले ही जाना है कि रेस्पिरेशन जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, एक है ब्रीदिंग और दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। ब्रीदिंग का मीनिंग है ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, दैट मीन्स इनहेल एक्सेल। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग प्रोसेस। और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के, बॉडी सेल्स के अंदर होता है, और ये रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड प्रेजेंट है सेल के अंदर वो फूड ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज द केमिकल एनर्जी फॉर द सेल फंक्शंस। तो ये हो गया रेस्पिरेशन का 2 स्टेप्स, ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग ब्रीदिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। ब्रीदिंग जानने से पहले हम लोगों को ये जानना है कि रिब्स क्या है और डायफ्राम क्या है। यहाँ पे राइट साइड में डायग्राम देखिए, रिब्स यहाँ पे देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पिंक कलर का, ये है रिब्स। रिब केज बोला जाता है इसे, जो हमारे चेस्ट पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं, और दैट रिब केज हेल्प टू प्रोटेक्ट द इनर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, जस्ट लाइक लंग्स, हार्ट। और डायफ्राम क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो डायफ्राम स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक मस्कुलर शीथ है जो हमारे चेस्ट पार्ट और एब्डोमेन पार्ट को डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया डायफ्राम और रिब। अब ब्रीदिंग प्रोसेस 2 स्टेप्स में डिवाइडेड है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन को बोला जाता है इनहेल। इन दैट प्रोसेस 2 थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम, एक साथ 2 चीज होता है। ये जो रिब्स देख रहे हैं आप लोग, ये रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ये ऊपर जाता है और आउटवर्ड मूव करता है। और जो डायफ्राम है वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और डाउनवर्ड मूव करता है। तो ड्यू टू दिस 2 मूवमेंट्स द चेस्ट कैविटी enlarge हो जाता है, मतलब दिस 2 मूवमेंट हेल्प टू मेक द चेस्ट कैविटी लार्जर। ये स्पेस को लार्ज बना देता है ताकि हम लोग जो इनहेल करते हैं, जो एयर इनहेल करते हैं, वो इजीली उस कैविटी के अंदर जो लंग्स है उस लंग्स में स्टोर हो पाए। इसके बाद आ गया ब्रीदिंग आउट, मतलब एक्सलेशन। एक्सलेशन में क्या होता है, इन दैट प्रोसेस 2 things also happen at the same time, but the opposite things. Rib cage moves downward and inward, and the diaphragm relax and moves upward. These 2 things help to decrease the space of the chest cavity and also helps to push out the air from the lungs. ये 2 जो चीज़ है, मतलब जो रिब केज का जो मूवमेंट है डाउनवर्ड एंड इनवर्ड और डायफ्राम का जो अपवर्ड मूवमेंट है, ये 2 मूवमेंट चेस्ट कैविटी का जो स्पेस है उसे डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है, और चेस्ट में मतलब लंग्स में जितना एयर है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसे पुश करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल जानेंगे। हमारे शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे कुछ मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। अब मैं इस डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से
काम करता है। यहाँ पे देखिए, ये है नोज़, जो कि एक्सटर्नल पार्ट है। नोज़ क्या करता है? नोज़ का फंक्शन है इनहेल और एक्सेल में पार्ट लेना। ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है। नोज़ के पीछे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पैसेज, इस पैसेज को बोला जाता है नेज़ल पैसेज। नेज़ल कैविटी भी बोल सकते हैं। इस पैसेज इनहेलेशन के बाद, एयर इनहेल के बाद ये एयर इस पैसेज में एंटर करता है, जो कि माउथ से सेपरेट है। आफ्टर दैट वो एयर एंटर करता है फेरिंग्स में। फेरिंग्स किसे बोला जाता है? फेरिंग्स माउथ और विंड पाइप का कनेक्टर है, बिटवीन प्रेजेंट रहता है, इन बिटवीन प्रेजेंट रहता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो है वॉइस बॉक्स, जिससे हमारी आवाज़ बनती है, लैरिंग्स उसे बोला जाता है। लैरिंग्स के बाद आता है विंड पाइप, ये स्ट्रक्चर को विंड पाइप बोला जाता है। विंड पाइप का एक दूसरा नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारे चेस्ट में एंटर होने के बाद 2 ब्रांच फॉर्म करता है। एक एक ब्रांच एक एक लंग्स में जाके एंटर करता है। लंग्स में एंटर करने के बाद यही ट्रैकिया जो पार्ट ट्रैकिया का जो पार्ट लंग्स में एंटर करता है उसे बोला जाता है ब्रोंकाई, सिंगुलर में बोला जाता है ब्रोंकस। लंग्स में एंटर करने के बाद यही ब्रोंकस देखिए बहुत सारा ब्रांचेस फॉर्म किया है, इसी ब्रांचेस को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ईच एंड एवरी ब्रोंकियोल हैज सैक लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड पार्ट। ये देखिए बहुत सारा सैक्स यहाँ पे प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ द ब्रोंकस, जिसे हम बोलेंगे एल्वियोलाई। तो इस तरह से नोज के थ्रू नेजल पैसेज फेरिंग्स होके विंड पाइप में एयर एंटर करता है और फिर लंग्स में एंटर करता है थ्रू ब्रोंकस एंड देन ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई होके ये ब्लड में डिफ्यूज होते हैं। किस तरह से अब मैं बताती हूँ। एल्वियोलाई तक पहुँचने के बाद ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर जो है वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड होके बॉडी सेल्स में पहुँचते हैं। किस तरह से? देखिए यहाँ पे जो एल्वियोलाई आप देख रहे हैं, ये सारा एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स के थ्रू घिरा रहता है। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स? कैपिलरीज। कैपिलरी के थ्रू ये पूरा घिरा रहता है। और क्या होता है यहाँ पे, कैपिलरी का मेम्ब्रेन बहुत ही पतला मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू इजीली डिफ्यूज्ड आउट होके ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स्ड होते हैं और ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। अब बॉडी सेल्स में पहुंचने के बाद वो जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ब्लड फिर एल्वियोलाई तक लाता है और सेम प्रोसेस में, मतलब इसी कैपिलरीज के थीन वॉल से डिफ्यूज्ड होके ये फिर से एल्वियोलाई तक पहुंच जाता है और एल्वियोलाई से फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकस, ट्रैकिया, देन नेजल पैसेज एंड देन नोज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो इस तरह से अपना काम करते हैं। नाउ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही ये एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। अब प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं प्लांट। इसके लिए वो डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करते हैं। जैसे वो जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्टोमाटा के थ्रू निकाल देते हैं बाहर, जो कि लीफ में प्रेजेंट है। लेंटिसल्स जो कि बार्क में प्रेजेंट है या फिर स्टेम में प्रेजेंट है, उसके थ्रू भी वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को
बाहर निकाल देता है। इसके अलावा भी वो और बहुत सारे प्रोसेस अप्लाई करते हैं अपने शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में। जैसे वो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो लीफ शेड ऑफ करके अपना एक्सक्रेशन कंप्लीट करता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो रेजिन्स, गम्स जैसा वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करके या फिर सीक्रेट करके अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जैसे फ्रूट्स गिरा के या फिर अपना बार्क पील करके वो अपना वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं वो है किडनीज, टू यूरेटर्स, ब्लडर एंड यूरेथ्रा। इस सिस्टम के थ्रू ह्यूमन अपने शरीर में सारा वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकाल देता है। राइट साइड में डायग्राम है, उसे देखिए। ये रहा किडनी, जो बिन लाइक स्ट्रक्चर है, 2 किडनीज जो कि वेस्ट पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। किडनीज का फंक्शन है ये वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर को ब्लड से फिल्टर कर लेते हैं और उसे यूरेटर में भेज देते हैं। ये लंबा सा ट्यूब देख रहे हैं, इसे यूरेटर बोला जाता है। ये यूरेटर किडनी और ब्लडर को कनेक्ट करते हैं। यूरेटर एक ऐसा ट्यूब है जिससे किडनी से एक्सेस वाटर विथ यूरिया पास होके ब्लडर तक पहुंचता है। ब्लडर एक स्टोरेज पार्ट है जहां पे यूरिन स्टोर रहते हैं फॉर सम टाइम, और उसके बाद यूरेथ्रा एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट के थ्रू यही यूरिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिफरेंट पार्ट्स एंड फंक्शन। अब किडनी अपना ये फिल्ट्रेशन फंक्शन को, फिल्ट्रेट करने का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को कैसे करते हैं। देखिए, ये जो किडनी है, इस किडनी के अंदर एक स्पेशल फिल्टर प्रेजेंट है जिस फिल्टर का नाम है नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन एक ऐसा फिल्टर है जिस फिल्टर के थ्रू ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में नेफ्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहले हम स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा पार्ट से किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड होते हैं या फिल्टर होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस कप शेप को बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। वोमेन कैप्सूल के अंदर जो रेड कलर का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का एक एंड रेनल आर्टरी से जुड़ा हुआ है जो क्या करता है, ब्लड को कैरी करके ले आता है नेफ्रॉन तक, और दूसरा एंड ग्लोमेरुलस का जुड़ा हुआ है इफरेंट आर्टरियोल से, जो क्या करता है, जो फिल्टर होने के बाद ब्लड को नेफ्रॉन से बाहर लेके जाता है। वोमेन कैप्सूल जिस ट्यूब से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके सबसे सामना मतलब सबसे नियर जो कन्वलेटेड टिब्यूल है उसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल। और प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड टिब्यूल के बाद एक यू शेप्ड ट्यूब्स है या फिर स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है हेनलीज लूप या लूप ऑफ हेनलीज। उसके बाद जो कन्वलेटेड टिब्यूल है उसे डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल बोला जाता है। डिस्टल मीन्स फार अवे, इस वोमेन कैप्सूल से थोड़ा डिस्टेंस में रहता है, इसीलिए डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल। और यही डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल एक कॉमन डक्ट में ओपन होता है जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम लोग देखेंगे कि यूरिन कैसे फॉर्मेशन होता है या फिर ब्लड से वेस्ट मटेरियल किस तरह से फिल्टर होते हैं। ये जो रेनल आर्टरी है जिसे एफरेंट आर्टरी बोलते हैं, एफरेंट आर्टरी, यहाँ से ब्लड एंटर करता है नेफ्रॉन में, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में यही ब्लड फिल्टर होते हैं, मतलब इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है जैसे यूरिया, अमाइनो एसिड, एक्सेस ग्लूकोज, वाटर, वो सब फिल्टर होके वोमेन कैप्सूल में ट्रांसफ़र होते हैं और
बाकी जो प्योर ब्लड है वो एफरेंट आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और जो इम्प्योरिटीज वोमेन कैप्सूल में ऑलरेडी एंटर कर गया वो इम्प्योरिटीज धीरे धीरे प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड के थ्रू नीचे आके हेनलीज लूप में इंटर करता है। और यहाँ पे देखिए ये पूरा कन्वलेटेड टिब्यूल्स जो है कैपिलरी से या फिर ब्लड वेसल से घिरा हुआ है। जितना भी एसेंशियल पार्ट इस इम्प्योरिटीज के साथ मिक्स्ड होके हेनलीज लूप में एंटर करता है, वो एसेंशियल पार्ट यही ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और बाकी जो वेस्ट पड़ा रहता है वो है एक्सेस वाटर विथ यूरिया, वेस्ट सॉल्ट एक्सेट्रा। अब हेनलीज लूप से धीरे धीरे ये डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल में एंटर करता है और कलेक्टिंग डक्ट में जाके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो यूरेटर में एंटर करता है, यूरेटर, और यूरेटर से ये चला जाता है डायरेक्टली ब्लडर में, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। पेशेंट का किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, यानी किडनी वेस्ट मटेरियल को ब्लड से सेपरेट नहीं कर पा रहा है, तब क्या किया जाता है? तब मेडिकली इसमें दो प्रोसेस है जिसके थ्रू वेस्ट मटेरियल को ब्लड से सेपरेट किया जाता है। एक है डायलिसिस। इसमें क्या किया जाता है? इसमें मशीन के थ्रू ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट किया जाता है। और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। जब डायलिसिस में भी कोई काम नहीं होता, मतलब किडनी और फेलियर हो जाता है, तब क्या किया जाता है? किडनी को शरीर से बाहर निकाल के दूसरा किडनी इम्प्लांट किया जाता है, उसे बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।